हेलो, नमस्कार। मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस। हम लोग लेकर के आ गए हैं सीडीपी का क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सीडीपी का हम लोग 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और आज हम लोग 51 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चंस बार बार बताया गया है कि ये जो सीडीपी का क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसको करिए, देखिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। पुनः मैं आज भी बोल रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि पढ़ाया जो जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है क्या। यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से इस पे कार्य करें, वर्क करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है भाई। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं कैसी होती हैं भाई? तो बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइए कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी कक्षा होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या के रूप में, बाधा के रूप में, संसाधन के रूप में या परेशानी के रूप में। जो भारत में अधिकांश कक्षाएं वो बहुभाषी होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभाषी कक्षा है क्या। तो बहुभाषी कक्षा वैसी कक्षा, ध्यान रखिएगा, वैसी कक्षा जिसमें अनेक भाषा बोलने वाले, बहुभाषी, बहु मतलब बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे हों, या वैसी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। और ये क्या भाई कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। क्योंकि बहुभाषी इसलिए कक्षाएं हैं क्योंकि भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं। एक क्लासरूम में अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं और जब एक क्लासरूम में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे वो कक्षा बहुभाषी कहलाएगा। जी बिल्कुल, कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे? समस्या के रूप में? जी नहीं, समस्या के रूप में नहीं देखेंगे। बाधा के रूप में? जी नहीं देखेंगे। संसाधन के रूप में देखा जाएगा, परेशानी नहीं होगा। कई बार बताया गया है कि जो वो बहुभाषी कक्षा होता है, बहुभाषिकता होता है या भाषाई विविधता वाला कक्ष होता है, यह हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करता है, सीखने में मदद करता है। यदि आपके क्लासरूम में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हों, ध्यान रखिएगा, यदि आपके क्लासरूम में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हों तो वो हमेशा सीखने में मदद करेगा, संसाधन के रूप में कार्य करेगा, रुकावट पैदा नहीं करेगा। हमेशा उससे आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के रूप में कार्य करता है। समस्या? जी नहीं, एक से अधिक भाषा बोलने वाले कक्षा में बच्चे होंगे तो समस्या नहीं होगी, बाधा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। संसाधन के रूप में कार्य करता है, अर्थात बहुभाषिक जो होता है, बहुभाषी कक्षा, इससे बच्चे का संज्ञानात्मक लाभ होता है, संज्ञान का विकास होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर आते हैं, 52 की ओर आते हैं कि 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है, 52 कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, जो छात्र है, बालक है, अधिगम करता है, उसके द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, जो गलतियां करता है, सीखने में जो गलती करता है, त्रुटियां करता है, वो क्या है? यदि एक बच्चा सीख रहा है और सीखने में वो गलती करता है, त्रुटि करता है, तो वो क्या है भाई? शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक है। क्या वो गलती करेगा तो ये देखेंगे कि जो शिक्षक हैं और जो शिक्षार्थी है वो असफल है। ऑप्शन बी, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। और ऑप्शन 4 है कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ध्यान रखिएगा
कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा ऑप्शन, कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, त्रुटि नहीं करेगा, तब तक सीख नहीं पाएगा। त्रुटियां और गलतियां जो होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो सीखने में मदद करती हैं। जब तक गलती नहीं करेंगे हम, तब तक नहीं सीख पाएंगे। कोई भी काम करते हैं तो ये डरना नहीं है कि गलती हो जाएगा। अरे भैया गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तभी तो सही होगा। तो गलतियां त्रुटियां सीखने में सहायक होती हैं, मदद करती हैं, रुकावट पैदा नहीं करती। जब तक बच्चा नहीं गलती करेगा तब तक नहीं सीखेगा। गलती करता है तो उस पर गलती हुआ, उस पर विचार करेगा, सोचेगा, विचारेगा और सही की ओर बढ़ेगा। अर्थात बच्चे में गलतियां त्रुटियां चिंतन शक्ति का विकास भी करती हैं, अर्थात इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इसका आंसर आपका होगा बी नंबर, पॉजिटिव सोचना है। ध्यान रखिएगा, यदि बच्चे गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का गुण है कि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सीख नहीं पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 53 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है 53 भाई, तो क्वेश्चन 53 है आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है, खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। किसके विचार, कौन बताता है कि जो बच्चे होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया भाई कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जाएगा क्या, पावलोव होगा क्या, जीन पियाजे होगा, युंग होगा या स्किनर होगा। अब बताएं इसका आंसर। जी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, स्किनर। जी नहीं, स्किनर नहीं होगा, युंग नहीं होगा, पावलोव नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण बताए, 4 अवस्था की बात किया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। अर्थात बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये जो पियाजे हैं ये रचनावादी हैं और करके सीखने पे जोर देते हैं। जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे संज्ञान का विकास होता है। बुद्धि का विकास तभी होगा जब उम्र बढ़ेगा। उम्र की बात इन्होंने किया है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम जानेंगे, बस इतना जानिए कि जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं कि ये 54 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, 54 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो 54 नंबर आपका जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा किसको कहेंगे भाई, बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बाल केंद्रित शिक्षा वो है जिसमें बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहेंगे।
ऑप्शन बी है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे। ऑप्शन सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे। और ऑप्शन डी है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे। ध्यान रखिएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति अर्थात कहने का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जॉन डीवी ने दिया, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी ने दिया, और इन्होंने बताया कि बच्चे जो होंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा अर्थात बालक को केंद्र में रख करके कार्य किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में, किसी भी क्लास में बालक का स्थान प्राथमिक होगा, शिक्षक का स्थान द्वितीय या गौण होगा। बालक महत्वपूर्ण होंगे, उनके किए गए कार्य महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी समस्या का समाधान बालक से स्वयं कराई जाएंगी, बच्चा ज्यादा सीखेगा। समस्या समाधान बालक से स्वयं कराई जाएंगी। किसी भी टॉपिक पे बच्चों से स्वयं बुलवाया जाएगा। अर्थात ध्यान रखिएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे। बोलेंगे कि बच्चे अपने बातों को कहो। आप बच्चों के दिमाग में जो बातें चलेंगी उनको अभिव्यक्त करवाएंगे और बच्चों की सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे। किसको महत्व दिया जाएगा भाई? सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाएगा। बच्चे की भागीदारी को, कैसी भागीदारी? सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाएगा कि बच्चे हमेशा किसी कार्य को सक्रिय रूप से सीखें, ज़्यादा सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा बच्चों को महत्व देता है, बच्चे की अभिव्यक्ति को महत्व देता है, बच्चे के कार्यों को महत्व देता है, किसी भी कार्य को बच्चों से स्वयं कराने की बात करता है, करके सीखने की बात करता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं। योजना विधि की बात करता है, किसी भी चीज़ को सिखाना है तो योजना बना करके सिखाएं। समस्या समाधान विधि की बात करता है, किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं कराएं। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के समग्र विकास की बात करता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता है कि बच्चे की सबकी विकास हो, बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास हो। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 54 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 55 की ओर। 55 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 का क्या रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जब बच्चों के सामने जटिल परिस्थितियां आ जाएं, कठिन परिस्थितियां आ जाएं, तो बच्चों को उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं भाई? ऑप्शन फर्स्ट है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। क्या यदि जटिल परिस्थिति है तो बच्चे को सहायता नहीं दिया जाएगा? क्या बच्चे स्वयं से उस चीज़ को करेंगे, उस समस्या से बाहर निकलेंगे स्वयं? दूसरा, उस पर एक भाषण देकर, क्या शिक्षक होंगे तो उस पर भाषण देंगे क्या? ऑप्शन सी है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और ऑप्शन 4 है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। अब बताइए उस पर क्या करेंगे आप? कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो आपको पता है कि किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं करानी है। बाल केंद्रित शिक्षा समस्या समाधान विधि कहता है कि किसी भी समस्या का समाधान बच्चों से स्वयं करानी है ताकि बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास हो सके। किसी भी समस्या का समाधान शिक्षक नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर शिक्षक नहीं बताएंगे, बच्चा स्वयं से करेगा, गलती करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन धीरे धीरे वो चीज स्वयं करने लगेगा, सीख जाएगा, बच्चे में चिंतन शक्ति का विकास हो जाएगा। शिक्षक किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। अर्थात बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, बच्चे स्वयं से समस्या का समाधान करें, शिक्षक हेल्प नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन बी, उस पर एक भाषण देकर। जी नहीं, भाषण नहीं देंगे। ऑप्शन सी आपको लग रहा होगा सही है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश। जी निर्देश नहीं लिखना है, निर्देश नहीं लिखना है। और ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार नहीं देना है, प्रतियोगिता नहीं करवानी है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना है, कभी भी पुरस्कार की बात हम नहीं करेंगे। इसका आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं हम। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना, क्या करना भाई? यह अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना। उम्मीद करना, अपेक्षा का मतलब उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। तो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अब बताइए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। मतलब कहने का हम यही बताएंगे कि जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, जो आप जानते हैं वही चीज़ हुबहू बता दें आप। हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे। क्या ये सही है क्या कि जो जैसे पढ़ाए आप उसी चीज़ को हुबहू कॉपी पेस्ट कर दें, वैसे ही बताने लगें? क्या ये सही है? चलिए ऑप्शन पे आते हैं। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। क्या इससे हम समझेंगे कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा सीखा है, उसका आकलन कर पाएंगे कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा लड़का है। ऑप्शन 2 समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन 3 है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। और ऑप्शन 4 है कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। अब बताइए कि जो बच्चा सुना वही हुबहू बोलने लगा, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, ये क्या सही है क्या? तो जी बिल्कुल ये आपका सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल गलत है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और हुबहू आप उस चीज़ को बोल दें। इसका मतलब आपका चिंतन शक्ति का विकास नहीं हुआ है, आप नहीं सोच पाए हैं, जो सुने हैं वही हुबहू बोल दिए हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। हाँ, आप जो बताया गया है उसमें अपना विचार जोड़िए, आप सोचिए विचारिए और अपना विचार दे करके चीज़ों को करिए, बोलिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बेटर होता है। अर्थात समझ ये जो है कि जो शिक्षक को पढ़ाया गया हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि बच्चे को जो पढ़ाएं वो हुबहू वही चीज़ बताएं। ये तो गलत है, वो तो रट लिया बच्चा। यदि एक बच्चा जो पढ़ाया गया हुबहू वही बोल रहा है, इसका मतलब बच्चा समझा नहीं है, बच्चा रटा है। और वो चीज़ें समस्या है भाई, वो बिल्कुल समस्या है। क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। जो सुने हैं वही नहीं बोलते। यदि जो सुने हैं वही बोल रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 कह क्या रहा है भाई? मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है भाई? अब बताइए कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है क्या, समान होता है क्या, अवनत होता है या बेहतर होता है?
बताएं। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा कि बच्चे का जो सीखने का वक्र है वो बेहतर होता है। जब ग्रुप में बच्चा सीखता है, समूह में सीखता है, तो सीखना ज़्यादा होता है। वो वक्र क्या होता है भाई, तो बेहतर, पहले से बेहतर होता है। अर्थात क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल होगा बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र, किसी भी समस्या पर बच्चा समूह में चर्चा करेगा तो सीखने का वक्र ऊपर की ओर जाएगा, ग्राफ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 58 कह क्या रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। बताइए कि विकास की जो गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। बिल्कुल, बच्चे की जो विकास की गति होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। बताइए कौन सा नमूने का अनुगमन करती है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित और एडी से छोटी। इसका आंसर आप बिल्कुल बताइए क्या होगा। हम ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, हाँ बताइए आंसर क्या होगा। एडी से चोटी? जी नहीं, एडी से चोटी नहीं होगा, अप्रत्याशित नहीं होगा, अव्यवस्थित नहीं होगा। इसका आंसर होगा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित इसका आंसर होगा। सही है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे जो होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई भी बालक एक जैसे नहीं होते। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में देखेंगे तो बच्चे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई काला होता है, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं। बोलने का तरीका अलग होता है, हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। किसी को कैटरीना कैफ पसंद होती है, किसी को आलिया भट्ट पसंद होती है, किसी को सनी देओल पसंद होता है तो किसी को सलमान खान पसंद होता है। अर्थात व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी की चेहरा जो होती है वो लंबी होती है, किसी की गोली होती है। अर्थात व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई तेज होता है, कोई कुशाग्र बुद्धि का होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि भी होता है। अर्थात व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, गति भी व्यक्ति में भिन्न होती है। पढ़ाते हैं तो कोई एक बार में सीख जाता है, कोई 2 बार में सीखता है, कोई 3 बार में सीखता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उनका 5 बार पढ़ाई 10 बार पढ़ाई भेजा में घुसी ना। कहने का मतलब है कि आप कितना बार भी पढ़ा दीजिएगा, 5 बार पढ़ाइए, 10 बार पढ़ाइए, वो नहीं समझ पाता। अर्थात सीखने की जो गति है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कोई एक बार सुनता है सीख जाता है। अर्थात वही है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन, जी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। इसका जो क्रम होता है वो क्रम से होता है। सीखने का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है वो सब में एक जैसा होता है, व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। जी बिल्कुल, विकास का ये विशेषता है कि विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। बच्चे के क्रम को बदला नहीं जा सकता, क्रम से होता है। जैसे गर्दन संभालना सीखना, बैठना सीखना, घुटने के बल चलना सीखना, किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ये क्रम से होते हैं। इस क्रम को बदल नहीं सकते, ये व्यवस्थित होते हैं और क्रम से होते हैं। अर्थात विकास किसका अनुगमन करती है भाई, तो क्रमबद्धता और व्यवस्थित का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं 59 की ओर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बोल रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है।
ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी, विकास एक आयामी है। ऑप्शन सी, विकास पृथक होता है। और ऑप्शन डी है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। कि इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर बताइए। जी बिल्कुल, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्वाह करता है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति, समाज कैसा है, जैसा समाज होगा वैसा बच्चे का विकास होगा, जैसे बच्चे की संस्कृति होगी वैसे बच्चे का विकास होगा। अर्थात समाज और संस्कृति जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। विकास एक आयामी नहीं होता, विकास जो होता है ये बहुआयामी होता है भाई। विकास कैसे होता है? बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है विकास, बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है? जी नहीं, विकास पृथक नहीं होता। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है। जी विकास का प्रारंभ जन्म से नहीं, विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। गर्भ में ही बच्चे का विकास धीरे धीरे होने लगता है और वो मरणोपरांत चलता है, आजीवन चलता है। विकास कभी रुकता नहीं है। तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के आजीवन, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मरणोपरांत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 60 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन 60 का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है भाई? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन फर्स्ट, जन्मजात विशेषताओं के कारण। जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। या ऑप्शन डी है, वातावरण के प्रभाव के कारण। बताइए व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका आंसर क्या होगा? जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वातावरण के प्रभाव के कारण। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बच्चों में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं ये वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के परिणाम के कारण होते हैं। जन्मजात विशेषता मतलब ये होता है आपका वंशानुक्रम, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से उचित जीन, ये जीन है ये भी वंशानुक्रम है। और ये आपका वातावरण, तो जी नहीं, वातावरण केवल वातावरण नहीं, केवल वंशानुक्रम नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बच्चे में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग पूरा आज 10 क्वेश्चन किए, 51 से लेकर के 60 तक। आगे बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कल आगे 61 से लेकर के 70 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बाकी आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं बार बार कर रहा हूँ, अपने मित्रों में शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या कोई गलतियां तो नहीं हैं। यदि हैं तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। चलिए, थैंक यू।